हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की ये बुक जो है दैट इज बाय जीसी लियोंग, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको कवर कर रहे हैं। चैप्टर 23 में हम लोग आ चुके हैं, 2 पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं, जो कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यानी कि साइबेरियन क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है। हम लोगों ने ये देख लिया कि इस तरीके का क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ चुके हैं, और हम यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, उसके बारे में बात कर ली है। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात करी है नेचुरल वेजिटेशन की, कि यहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज वगैरह जो है वो पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, वो हमने देख लिए हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो लास्ट इसमें पार्ट है दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि यहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर कंपैरेटिवली लिटिल डेवलप्ड। यानी कि ये जो रीजन था कौन सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, जहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड वहाँ पर नहीं है, डेवलपमेंट वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, कम है। इन कैनेडा, ईस्टर्न यूरोप एंड एशियाटिक रशिया, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर स्टिल अनटच्ड। है ना, वहाँ पर बहुत सारा ऐसा एरिया है, ऐसे जो फॉरेस्ट वगैरह जहाँ पर थे, वो अभी भी उनको कुछ भी नहीं किया गया, मतलब वहाँ पर किसी भी और प्रकार का कोई चेंज या डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो जो ट्रीज वहाँ पर पहले हुआ करते थे वो आज भी हैं। ओनली इज इन दी मोर एक्सेसिबल एरियाज आर द फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर लुम्बरिंग। मोर एक्सेसिबल एरियाज मतलब जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, जो एक्सेसिबल रीजन्स हैं, उन्हीं जगहों पर सिर्फ फॉरेस्ट जो है वो लुम्बरिंग के लिए काटे गए हैं। लुम्बरिंग का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्या करते हैं, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए या कॉमर्शियल यूज के लिए जो पेड़ वगैरह को काटा जाता है दैट इज नोन एज लुम्बरिंग, है ना। तो मोर एक्सेसिबल एरियाज पर ही फॉरेस्ट जो है वो काटे जा रहे हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ पाइन, फिर, लार्च एंड स्प्रूस आर फेल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सॉ मिल्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टेम्परेट सॉफ्टवुड। तो बहुत सारी स्पीशीज हमने देखी थी कि यहाँ पर पाइन, फिर, लार्च, स्प्रूस ऐसे पाए जाते हैं। तो इनको क्या करा जाता है, इनको काटा जाता है और इनको फिर जो सॉ मिल्स यानी कि जो आरा मशीन्स वगैरह है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ताकि वहाँ से इनको फिर इनका काट वगैरह करके और सब कुछ एक्सट्रैक्शन, इसमें से सॉफ्टवुड जो है उसको निकाला जा सके। एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत कम है, देयर इज लिटिल एग्रीकल्चर एज फ्यू क्रॉप्स कैन सर्वाइव इन दी सब आर्कटिक क्लाइमेट ऑफ दीज नॉर्दर्ली लैंड्स। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, स्नो भी हो रही है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से यहाँ पर क्रॉप्स बहुत कम देखने को मिलेंगी। जो लॉन्ग कोल्ड विंटर, फ्रोजन सॉइल्स एंड लो मीन एनुअल टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एक्सक्लूड ऑल बट द हार्डिएस्ट क्रॉप्स। यानी कि जो ऐसी क्रॉप्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड क्रॉप्स होंगी जो इस तरीके के टेम्परेचर को, इस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस को बियर कर सकती हैं, झेल सकती हैं, सिर्फ वही क्रॉप्स यहाँ पर उगेंगी, बाकी और किसी भी प्रकार की क्रॉप्स नहीं उगेंगी। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन आप देख रहे हैं कि ठंड जो है वो कोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग है, लंबे समय तक हो रही है। फ्रोजन सॉइल्स है ना, और जो एनुअल टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम है। तो एनुअल टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी जाके कोई भी क्रॉप वगैरह ढंग से हो सकती है। ओनली इन द मोर शेल्टर्ड वैलीज एंड द लैंड्स बॉर्डरिंग द स्टेपीज आर सम सीरियल्स, है ना। कुछ शेल्टर्ड वैलीज हैं, शेल्टर्ड वैलीज मतलब जहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेचुरल शेल्टर है, यानी कि ऊपर से कोई ऐसा ठंड वगैरह का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। या फिर स्टेपीज़ के पास की जो लैंड है ना, स्टेपीज़ हमने देखा कि इसके नीचे वाला रीजन जो है वो स्टेपीज़ रीजन होगा जो सेमी एरिड है। तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ सीरियल्स जैसे कि बार्ले, ओट्स, राई ये देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ रूट क्रॉप्स जैसे कि पोटैटोज वगैरह है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ लोकल नीड्स के लिए, मतलब इनका कोई एज सच पर्पस नहीं है कि ये उसको प्रोडक्शन करेंगे और उसको फिर एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, वो नहीं है। Some of the Samoyeds and Yakuts of Siberia and some Canadians are engaged in hunting, trapping and fishing। यानी कि ये कुछ यहाँ के लोग हैं जो हंटिंग कर रहे हैं, मतलब शिकार कर रहे हैं। ट्रैपिंग करना मतलब जानवरों को जाल वगैरह बिछा के पकड़ना, और फिशिंग मतलब तो है ना मछली वगैरह ये लोग पकड़ते हैं। तो वी शैल डील विद 2 ऑफ द मेजर एक्टिविटीज इन ग्रेटर डिटेल। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2 एक्टिविटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रैपिंग की अगर हम बात कर लें, ट्रैपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जाल लगा के जो है जानवरों को पकड़ना, दैट इज नोन एज ट्रैपिंग, है ना। मैनी फर बियरिंग एनिमल्स इनहेबिट द नॉर्दर्ली लैंड्स ऑफ कनाडा एंड यूरेशिया। फर बियरिंग एनिमल्स मतलब ऐसे जानवर जिनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, फर होता है,
है ना, वो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। और वेयर एवर द कोल्ड इज कीनेस्ट द क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ द फर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये भी बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन एनिमल्स का नेचुरल अडेप्टेशन है कि जो एनिमल्स जितने ज़्यादा ठंडे इलाके में पाया जाएगा उसका जो फर है ना, जो उसकी बाहर की फर होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़िया होगी, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी और थिकनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। वो फर इसलिए होता है ताकि वो उतने कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या कर सके, बियर कर सके, झेल सके। Consequently, the most severe winters produces the finest furs which fetch the highest prices। तो इसलिए जो सबसे ठंडे इलाके होंगे वहां पर के जो जानवर हैं उनमें जो फर है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होगा, फाइन क्वालिटी का होगा, और उससे क्या होगा, अगर उसको आप बेचेंगे तो वो सबसे ज्यादा प्राइस आपको मिलेगा। इन कैनेडा द ट्रैपर्स एंड हंटर्स आर्म्ड विद मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल्स reside in log cabins in the midst of the coniferous forest to track down these animals। अब ये कनाडा में जो ट्रैपर्स और हंटर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक तो बहुत ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह हैं, वो लॉग कैबिन मतलब जो आपके पेड़ होते हैं, जो पेड़ के तने होते हैं उनको काट के वो कुछ अपने लिए कैबिन बना लेते हैं, अपने छुपने की जगह, है ना, वहां पर वो लोग जो है रहते हैं और कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बीच में रहेंगे और ट्रैक करते रहेंगे इन एनिमल्स को कि जैसे ही कोई एनिमल्स वहां पर आएगा ये उसको अपनी ऑटोमेटिक राइफल से मार देंगे। Their lives are hard and precarious at times, but the rewards are great if the harvests are good। मतलब इन लोगों की लाइफ कैसी है, अब इतने ठंडे इलाके में लोग रह रहे हैं तो इनकी लाइफ भी अपने आप में बहुत हार्ड है और साथ ही साथ प्रिकेरियस भी है। प्रिकेरियस मतलब होता है डेंजरस। डेंजरस क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि ये जानवर कभी इन पर हमला कर दे, है ना, तो ये भी इनको खतरा भी है। मौसम से तो वैसे ही खतरा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ वगैरह है तो उससे भी परेशानी हो सकती है, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छे इनको मिलते हैं अगर हार्वेस्ट गुड है। हार्वेस्ट मतलब यहाँ पर कोई फसल काटने वाली हार्वेस्ट नहीं है ये, है ना। ये कौन सी हार्वेस्ट है, अगर ये मान लीजिए ये कड़ी तपस्या करके वहाँ पर दिन भर बैठे रहते हैं और शाम तक इनको कोई ऐसा बढ़िया फर वाला एनिमल मिल जाता है जिसको ये मार पाते हैं, तो फिर इनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। अब इसमें मस्क रैट है, एरमिन, मिंक एंड सिल्वर फॉक्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फर बियरिंग एनिमल्स हैं। दे आर सॉट आफ्टर इन कैनेडा, यानी कि कैनेडा में इनके जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इनको वहाँ पर क्या करा जाता है, हंटिंग वगैरह इनकी की जाती है। जो हडसन बे कंपनी है हैज़ मैनी स्टेशंस स्कैटर्ड इन द नॉर्दर्न रीजन्स टू ट्रेड इन फर्स विद द कैनेडियन ट्रैपर्स एंड हंटर्स, है ना। हडसन बे कंपनी ने क्या कर रखा है, अपने बहुत सारे स्टेशन बना के रखे हैं नॉर्दर्न रीजन में, जहाँ पर वो लोग ये जो कैनेडियन ट्रैपर्स और हंटर्स ने जो भी फर वगैरह जानवर से वो लिए होंगे उसके साथ ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। टू एंश्योर अ मोर रेगुलर सप्लाई ऑफ फर्स मैनी फर फार्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन कैनेडा। कैनेडा में ऐसे फर वगैरह के लिए कि रेगुलर सप्लाई इसकी होती रहे तो कुछ फर फार्म्स वगैरह जो है वो भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। एनिमल्स जैसे कि सिल्वर फॉक्स एंड एरबाइन आर केप्ट इन कैप्टिविटी, इनको बेसिकली बंधक बना के रखा जाता है। एंड स्किन्ड व्हेन द फर्स रीच अ मार्केटेबल स्टेज, और इनको फिर इसके जो फर्स वगैरह है उनको काटा जाएगा। कब काटा जाएगा, बेसिकली जब वो एक अच्छी क्वालिटी तक पहुंच जाएगा तब। उससे क्या है कि इनको कुछ सोफिस्टिकेटेड सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, ज्यूरिक में इनको क्या मिलेगा, उसका बहुत अच्छा दाम मिलेगा, जहां पर इन फर वगैरह का यूज करके अट्रैक्टिव कोट्स बनाए जा सकते हैं, विमेन के हैंडबैग वगैरह बनाए जा सकते हैं, तो वहां से इनको काफी ज्यादा फायदा मिल जाएगा। साइबेरिया में अदर फर बियरिंग एनिमल्स जो है उनको ट्रैप किया जाता है। साइबेरिया में जो पकड़े जाते हैं जैसे स्क्विरल्स, ऑटर्स, बियर्स, सैबल्स, लिंक्स, मार्टिन्स एंड फॉक्सेस, इस तरीके के फर बियरिंग एनिमल्स को यहाँ पर पकड़ा जाता है। As in Canada, fur farming has now replaced hunting of wild animals in many parts of Siberia as the main source of furs, है ना। तो कनाडा की तरह ही फर फार्मिंग को जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है। पहले यहाँ पर भी वही होता था साइबेरिया में कि वाइल्ड एनिमल्स के लोग हंटिंग वगैरह करते थे, फिर थोड़ा बहुत जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ ट्रेड करते थे, लेकिन अब इसको भी एक फर फार्मिंग की तरह इन्होंने जो है वो डेवलप कर लिया है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो यहाँ पर इन रीजन्स में हो रही है। इसके बाद अगली है लुम्बरिंग। Lumbering is probably the most important occupation of the Siberian type of climate. Probably the most, ठीक है। The vast reserves of coniferous forest provide the basis for the lumbering industry. The trees are felled for many purposes. अब ये जो पेड़ वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस के लिए गिराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी क्या होती है, सॉ मिलिंग। सॉ मिलिंग मतलब वही आरा मशीन में ले जाके उनको काटते हैं। दिस प्रोसेसेस द लॉग्स इनटू सॉन टिम्बर प्लाईवुड, है ना। उसमें से क्या होगा कि जो बड़े बड़े लकड़ी के ट्रंक्स वगैरह काटे जाएंगे जिनको बोलते हैं वुडन लॉग्स, है ना, उनको प्रोसेस करके उसमें से टिम्बर, प्लाईवुड, टिम्बर बनेगा। सॉन टिम्बर मतलब वही जो जिसको काटा जा चुका है। प्लाईवुड बनेंगे, उसके प्लैंक्स, हार्डबोर्ड एंड
अदर कंस्ट्रक्शनल वुड्स, ये सारी चीजें इससे बनेंगी। दूसरा है पेपर और पल्प इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। टिम्बर इज पल्प्ड बाय बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल मीन्स टू मेक वुड पल्प, है ना। जो टिम्बर है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका पल्प बनाएंगे। केमिकल तरीके से भी बना सकते हैं, मैकेनिकल तरीके से भी बना सकते हैं, वुड पल्प बनेगा। और ये वुड पल्प जो है पेपर मेकिंग और न्यूज प्रिंट के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, ये उसके लिए एक कच्चा माल है। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज मेड पेपर एंड पल्प इंडिस्पेंसिबल। और प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो अगर डेवलप हो रही है तो उसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि पेपर चाहिए, है ना। प्रिंटिंग आप करेंगे कहाँ पर, पेपर पे करेंगे, और पेपर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर पल्प जो है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए प्रिंटिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ है उसने पल्प और पेपर को इंडिस्पेंसिबल बना दिया। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कनाडा एंड यूएसए जो है दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ न्यूज प्रिंट एंड वुड पल्प रिस्पेक्टिवली। यानी कनाडा जो है वो न्यूज प्रिंट का सबसे बड़ा सप्लायर है और यूएसए जो है ये वुड पल्प का सबसे बड़ा सप्लायर है। ये चीज़ हमने हालांकि पिछले चैप्टर में भी, पिछले लेक्चर में भी कहीं इसी चैप्टर में बात करी थी। इसके बाद अगला जो है, लकड़ी का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर भी हो सकता है। अब लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड सॉफ्टवुड इज बर्न्ड एज फ्यूल, है ना। मतलब लेस देन अ क्वार्टर मतलब 25% से कम जो सॉफ्टवुड है उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं दे आर फार मोर सिग्निफिकेंट, है ना। उसमें से बेसिकली ये सारा प्लाईवुड, प्लैंक, वुड, पल्प ये सब बनता है, तो उसके कंपैरिजन में जलाना उसको उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स हार्डवुड आर बर्न्ड एज फ्यूल, है ना। 75% से ज़्यादा जो हार्डवुड है, मतलब यहाँ की बात नहीं हो रही है, और जगह पर जो हार्डवुड पाया जाता है इन जनरल 3/4 हार्डवुड को जलाया जाता है एज अ फ्यूल। लेकिन आप सॉफ्टवुड की बात करें तो 25% से कम सॉफ्टवुड को ही एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है। और ये हार्डवुड हमने जनरली देखा है कि ट्रॉपिकल हार्डवुड्स वगैरह जो है उसको जलाया जाता है जहां पर ट्री मिक्स स्टैंड्स में पाए जाते हैं, प्योर स्टैंड में नहीं पाए जाते। हमने ये बात बहुत बार करी है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पेड़ जो है वो अलग अलग स्पीशीज के बहुत सारे पेड़ अगर हैं भी, 100 पेड़ अगर हैं तो उसमें से किसी एक प्रजाति के सिर्फ 2 या 4 पेड़ होंगे। तो उससे क्या है कि उनका फिर इस तरीके से जो एक्सट्रैक्शन है कि आप उसको काट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसमें लेकिन कॉस्ट और टाइम जो है बहुत ज़्यादा जाता है। तो उसके कंपेरिजन में उसको एज अ फ्यूल वुड यूज़ करना ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। अब इसको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं। टिम्बर हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस। जैसे कि स्वीडन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मैचेस फॉर्म अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम। मैचेस मतलब बताया मैंने आपको, मैच स्टिक जो होती है, माचिस। फ्रॉम अदर टेम्परेट कंट्रीज टिम्बर इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। और जगह से जो है टिम्बर को एज अ फर्नीचर, वुड कार्विंग बनाई जा सकती है उससे। लकड़ी में कुछ नक्काशी वगैरह करके, कुछ कार्विंग्स वगैरह करके उसके टॉयज बना जा सकते हैं, क्रेट्स या कुछ पैकिंग केसेस, ये सब चीज़ें जो है वो भी लकड़ी से बन सकती हैं। फ्रॉम दी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द टिम्बर मैनी केमिकली प्रोसेस्ड आर्टिकल्स आर डिराइव्ड। जैसे कि रेयन टर्पेंटाइन, है ना, वार्निश बन सकता है, पेंट, डाई, लिक्विड रेजिन्स, वुड एल्कोहल, डिसइंफेक्टेंट, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बाय प्रोडक्ट से बनती हैं टिम्बर के। तो आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ पोर्शन आई थिंक होना चाहिए था बट दिस इज मिसिंग, है ना, ये मिसिंग है। इसमें लिखा है कि ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट के ही कुछ फीचर्स दिए गए, है ना। तो कॉनिफेरस आर लिमिटेड इन स्पीशीज, इनकी जो स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे पाइन, स्प्रूस एंड फर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द नॉर्दर्न फॉरेस्ट वेयर लार्च इज मोर प्रिडोमिनेंट इन द वार्मर साउथ। ये साउथ में ज़्यादा पाया जाता है। ये होमोजीनियस ग्रुप्स में होता है एंड नॉट मिक्स्ड एज इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मैंने आपको ये बात बहुत बार बता दी है, अभी जस्ट बताई थी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरह ये मिक्स नहीं होते हैं। ये होमोजीनियस ग्रुप में, या आप कह सकते हैं कि प्योर स्टैंड में पाए जाते हैं। इससे फायदा क्या है कि दिस नॉट ओनली सेव्स टाइम एंड कॉस्ट बट ऑल्सो इनहेंसेस द कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ द फेल्ड टिम्बर। तो इससे दोनों फायदे हैं, एक तो टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, और साथ ही साथ जो गिराया हुआ टिम्बर है, जो हमने पेड़ काटा है, जो टिम्बर उसमें से निकला है, उसकी कॉमर्शियल वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाएगी। नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड लुम्बरिंग रिप्लेसेस फार्मिंग इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, है ना। नॉर्दर्न लैटिट्यूड में तो ऑब्वियस सी बात है कि ठंड बहुत ज़्यादा होगी, बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो वहाँ पर तो एग्रीकल्चर पॉसिबल है ही नहीं, और वहाँ पर फार्मिंग को रिप्लेस किया है लुम्बरिंग ने। इवन वेयर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फार्मर्स आर आइडल इन द विंटर मंथ्स एंड कैन सप्लीमेंट देयर इनकम बाय डूइंग पार्ट टाइम लुम्बरिंग इन द फॉरेस्ट एज दे डू इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप, है ना। और जहाँ पर अगर क्रॉप का कल्टिवेशन होता भी है तो हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ के जो सर्दियों के महीने हैं, जो विंटर मंथ्स है, वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, लंबे हैं, लॉन्ग है ना। और काफ़ी ज़्यादा ठंड वगैरह उस समय होती है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो उस समय तो क्रॉप का कल्टिवेशन पॉसिबल है नहीं।
तो उस समय जो ये फार्मर्स वगैरह हैं ये आइडियल रहते हैं, मतलब खाली रहते हैं। तो ये भी अपना क्या कर सकते हैं कि अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ पार्ट टाइम लंबरिंग वगैरह जो है इस समय पर कर सकते हैं, जैसे यूरोप में बहुत सारे लोग करते हैं। लुम्बरिंग इज नॉर्मली कैरिड आउट इन द विंटर व्हेन द सैप सीजेस टू फ्लो। सैप मतलब जो लकड़ी के अंदर या जो पेड़ के अंदर एक लिक्विड होता है। अब सर्दियों में क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो वो सैप भी निकलना बंद हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। तो लुम्बरिंग जनरली जो है वो समय की जाती है। इससे क्या होगा कि पेड़ को काटना जो है वो उतना ही आसान है। स्नो कवर्ड ग्राउंड ऑल्सो मेक्स लॉगिंग एंड हॉलेज अ रिलेटिवली ईजी जॉब। लॉगिंग मतलब वही कि जो उसका ढेर वगैरह लगाना, हॉलेज मतलब जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी आसान हो जाएगा स्नो कवर्ड ग्राउंड के ऊपर। द लॉग्स आर ड्रैग्ड टू द रिवर्स एंड फ्लोट टू द सी मिल्स डाउन स्ट्रीम व्हेन द रिवर्स थॉ इन द स्प्रिंग। तो ये बेसिकली क्या करेंगे कि जब स्नो कवर्ड ग्राउंड है उसके ऊपर ये उसके जब लकड़ी काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं तो उसके ढेर लगाते जाएंगे, है ना, और फिर उसी के ऊपर, उसी जो स्नो कवर्ड ग्राउंड है उसके ऊपर उसको खींच के ड्रैग करेंगे, है ना। ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, फिर उसको नदी तक पहुंचाएंगे और उसको नदी में ये लोग रख देंगे। अब नदी क्या होगी, जब स्प्रिंग सीजन में नदी पिघलना शुरू होगी, जब रिवर्स में से जो स्नो है वो पिघलेगी, तो फिर वो जो लकड़ी है वो फ्लोट करके आपकी सौंप मिल तक जा सकती है ना। तो इसलिए लॉगिंग भी आसान है यहाँ पर और हॉलेज भी आसान है। कब? सर्दियों के समय में, विंटर में, जिस समय बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह हो रहा है तब। अब दिस हैज़ ग्रेटली असिस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ लुम्बरिंग इंडस्ट्री इन ईस्टर्न कनाडा एंड स्वीडन। तो ईस्टर्न कनाडा में और स्वीडन में इसीलिए क्या हुआ है कि लुम्बरिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ साइबेरिया जितनी भी रिवर्स वगैरह हैं, हमने देखा कि रिवर्स में इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में नदी जा रही होगी उसी डायरेक्शन में जाएंगे ये, है ना। अब उसके उल्टे दिशा में तो बहा नहीं सकते। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि साइबेरिया के ज़्यादातर हिस्सों में जो नदियां हैं वो पोल की तरफ को जाती हैं, ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ को, और वो आर्कटिक ओशन में ड्रेन करती हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपने एटलस में जाके एक बार मैप में जाके ज़रूर देखिएगा कि जितनी भी मेजर साइबेरिया से नदियां निकल रही हैं वो सारी की सारी कहाँ जा रही हैं, दे आर ड्रेनिंग इनटू द आर्कटिक ओशन। और वो 3/4 ऑफ अ ईयर, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 8-9 महीने तक वो जमी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। इसीलिए वहाँ पर कुछ सॉ मिल्स वगैरह जो है वो बहुत कम है। तो विद द यूज ऑफ नॉर्दर्न सी रूट विच लिंक्स मरमैंक्स एंड व्लादिवोस्टोक वाया द आर्कटिक ओशन डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग। तो ये कुछ ऐसा इन्होंने नॉर्दर्न सी रूट वगैरह बनाया है, उसके थ्रू क्या हो रहा है कि चीज़ें चल रही हैं, काम चल रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। अदरवाइज नदियों के सहारे अगर बैठे रहेंगे तो वहाँ पर काम नहीं होगा, क्योंकि नदियाँ तो लगभग साल के 3/4 हिस्से में, यानी कि आप कह सकते हैं 8-9 महीने तक जमी रहती हैं और वहाँ पर फिर काम नहीं होगा। इसके बाद चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर ड्राइविंग द सॉमिल्स इज हार्नेस्ड इन द माउंटेनियस अपलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड हैज़ ग्रेटली असिस्टेड द लुम्बरिंग इंडस्ट्री। अब जो हाईलैंड एरियाज हैं, जो माउंटेनियस एरियाज हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर अगर कुछ बर्फ़ वगैरह है या कुछ प्रेसिपिटेशन वगैरह है तो उससे ये लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, है ना, सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो बिजली बनेगी उसका ये लोग क्या यूज़ करेंगे, ये उससे सॉ मिल्स यानी कि जो आरा मशीन्स है वो चलाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि लुम्बरिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी। ऐसा जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वगैरह में हो रहा है। तो आई होप कि चीज़ जो है आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। चीज़ें बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि चीज़ें आसान है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ अपने नोट्स वगैरह में लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी है। ठीक है, मैं बार बार आपको बताते रहा हूँ कि जनरल फीचर जो है वो आपको लिखने हैं। आपको सारे के सारे जगहों के नाम, है ना, हर जगह का टेम्परेचर कितना है, क्या है, वो उतना ध्यान नहीं रखना है। आपको एक जनरल याद रखनी है, चीज़ें जनरल आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे लोकेशन स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि ब्रिटेन में आप जाके एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप यूरोप में जाके एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि आपसे ये जो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल या साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मेंस में भी पूछा जा सकता है। बट द ओनली थिंग इज कि आपको अपना आंसर उसी हिसाब से लिखना है। अब आप एक एक जगह का टेम्परेचर, कितनी वहाँ पर रेनफॉल हो रही है, वो याद करने बैठेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप कुछ मतलब ऐसी वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं कि अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पर 10, 15, 20 के आसपास है, अगर ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा मॉडरेट से ज़्यादा है तो 25, 30, 40 के आसपास है, उससे भी अगर ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा है। इस तरीके का अगर आप एक जनरल वैल्यू भी लिख के चलेंगे तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल याद हो कि किस महीने में कहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश होती है ना। ये चीज़ को आपको लेकर परेशान नहीं होना है, जनरल एक ट्रेंड समझ के चलना है और उसी हिसाब से अपने नोट्स वगैरह भी बनाने हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।
अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर जो है इसमें बचे हैं, 24 और 25। कोशिश यही है कि बहुत जल्द उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग जो है अब चैप्टर नंबर 24 जो नया चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में अगर आप लोग एनरोल किए हुए हैं तभी आप ये वीडियोस देख पा रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी के साथ भी आप ये वीडियो शेयर करें, ये लिंक्स शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे इन कोर्सेज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, उनके थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस और फीडबैक हमें आप इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।